हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 8th क्लास पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 1। ठीक है, और इस चैप्टर का हमने एक पार्ट पहले कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको फर्स्ट पार्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और ये साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई हैं ये सब मैंने पढ़ाई हैं, और इन सभी प्लेलिस्टों की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखो, चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान, और हमने इसमें ये जान लिया था कि हमें संविधान क्यों चाहिए, संविधान होने से क्या होता है, और संविधान में किस तरह की चीजों का वर्णन होता है। तो ये सब जानकारी हमने फर्स्ट पार्ट में ले ली थी। और अब हम देखेंगे भारतीय संविधान मुख्य लक्षण, यानी कि हमारे भारत का जो संविधान है उसके कौन कौन से लक्षण है, हम ये चीज देखेंगे इसमें। तो देखिए, कहानी शुरू होती है 1934 से। तो 1934 में जो भारतीय कांग्रेस थी, भारत की जो कांग्रेस पार्टी थी, उसने क्या किया था, उसे पता था कि हम कभी ना कभी हमारा देश आजाद होगा ही। उन्हें ये विश्वास था, और वो हो गया बाद में हमारा देश आजाद। तो उन्होंने अपने विश्वास के आधार पर एक संविधान समिति के गठन की मांग की थी कि भारतीयों को एक ऐसा संविधान चाहिए जिसमें भारतीयों के हिसाब से नियम हो। ठीक है, जो भारतीयों से रिलेटेड जिसमें नियम हो, वो संविधान चाहिए। क्योंकि 1934 में उस समय जो नियम चल रहे थे, जो संविधान लागू हो रखा था भारत पर, जो उपनिवेश सरकार ने कर रखा था, वो कौन सा था, वो ब्रिटिश का था। ठीक है, ब्रिटेन का था। तो ब्रिटेन वालों ने अपने कुछ नियम भारत पर भी लागू कर रखे थे। तो इसलिए जो भारतीय थे, जो भारत की कांग्रेस थी, उन्होंने 1934 में ये मांग की कि भारतीयों को अपना अलग संविधान बनाना है। उसके लिए उन्होंने समिति के गठन की मांग की। मतलब उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि हमें अपना संविधान बनाने की अलग से इजाजत दीजिए। ठीक है, अब ये संघर्ष चलता रहा, आंदोलन चलता रहा, आगे आगे चीजें होती रही, और बहुत सारे संघर्ष करे, बहुत सारा आंदोलन करा। उसके बाद में क्या हुआ, फाइनली 1946 में हमारा देश आजाद हो गया। ठीक है, और दिसंबर में 11 दिसंबर को पहली बैठक हुई, और लगभग 300 व्यक्तियों ने मिलकर दिन रात मेहनत करके, हम जो 300 महापुरुष थे, उन्होंने दिन रात मेहनत करके भारतीय संविधान को तैयार करा। और लगभग उन्हें 3 साल का समय लग गया था संविधान को निर्माण करने में। और जो संविधान के निर्माता थे, उन्होंने नवंबर 1949 तक पूरा संविधान तैयार कर लिया था। देखो, 46 में उन्होंने 1946 में उन्होंने स्टार्ट किया था। कब किया था, दिसंबर में। ठीक है, 11 दिसंबर, है ना। स्थायी बैठक हुई थी 11 दिसंबर को, 9 दिसंबर को हुई थी अस्थायी बैठक। ठीक है, तो 11 दिसंबर वाली स्थायी बैठक थी, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और कब से कब तक निर्माण हुआ था, इसका हुआ था नवंबर 1949 तक। ठीक है, तो इतना टाइम इनको संविधान को बनाने में लगा था। तो देखो, जो 300 लोग थे, उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि जो भारत है उसमें किसी एक जाति के लोग नहीं रहते, किसी एक धर्म के लोग नहीं रहते। ठीक है, एक विचारधारा के लोग नहीं रहते। भौगोलिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से, दोनों दृष्टि से जो भारत है वो भिन्न भिन्न है ना। मतलब हर जगह आप जाएंगे, हर स्टेट में आपको एक अलग अलग कल्चर मिलेगा, एक अलग भाषा मिलेगी, सब जगह क्या है, अलग अलग चीजें मिलेंगी। तो संविधान के जो निर्माता थे, उनके सामने ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि इतने सारे लोगों के लिए नियम बनाने हैं कि ताकि इन सब लोगों, ये लोग क्या है, एक साथ रह सके। ठीक है, यानी कि सभी लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर संविधान बनाया उन्होंने। तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि सबकी, देखो, हर स्टेट की भाषा अलग है। ठीक है, उनका कल्चर अलग है, उनका पहनावा ओढ़ावा, यहाँ तक कि शादी के रीति रिवाज भी सबके अलग अलग हैं। ठीक है, सारी चीजें अलग अलग है, लेकिन उन्होंने इसमें ही इतना अच्छा एडजस्टमेंट बिठाया कि सबके लिए, सबकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नियम बनाए गए। और जो आज भी हमारे देश में लागू है संविधान, वो बहुत अच्छा संविधान है। और मैं तो ये कहूंगी आपसे कि दुनिया का बेस्ट संविधान है, जिस संविधान में कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, उस हर व्यक्ति के अधिकार की सुरक्षा की गई है। उसमें इतना किसी भी संविधान में नहीं है। जो अल्पसंख्यक है उनको आरक्षण देकर बराबरी में लाने की कोशिश की गई है, ताकि अल्पसंख्यक है वो संख्या में कम है, कभी ऐसा ना हो कि उनकी आवाज दबी रह जाए, वो अपनी बात को ना कह पाए।
ठीक है, तो सबकी जो शक्ति है, सबके जो अधिकार हैं, वो क्या है, समान रूप से मिले हुए हैं, ताकि कोई एक दूसरे का फायदा ना उठा सके, एक दूसरे का शोषण ना कर सके, सबको समान अवसर मिले विकास के लिए। और इस जो हमारा इतना अच्छा संविधान है, इसी की वजह से क्या है, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे हैं। सभी धर्म के, सभी जाति के लोग क्या है, आराम से मिलजुल कर भाईचारा बनाकर रह रहे हैं, क्योंकि जो हमारा संविधान है उसकी वजह से रह रहे हैं। क्योंकि संविधान में क्या है, सभी जाति, सभी धर्म, यानी कि भारत के एक एक नागरिक की जरूरतों का ध्यान रखा गया है और उनके हिसाब से ही संविधान बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए हमारे संविधान की विशेषता पहली है कि संघवाद। संविधान कैसा है, संघवाद है, यानी कि जो शक्तियां हैं उनको, उसका बंटवारा उन्होंने 3 स्तर पर करा है। यानी कि कुछ जो डिपार्टमेंट है वो केवल केंद्र सरकार देखेगी, जैसे कहीं युद्ध वगैरह हो रहा है, जैसे पाकिस्तान से युद्ध हो रहा है या चीन से युद्ध हो रहा है, तो उससे रिलेटेड जो फैसले होंगे वो केवल और केवल केंद्र सरकार लेगी। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री जी लेंगे, संसद लेगी। ठीक है, उसमें बाकी और देश का मतलब बाकी लोगों से नहीं पूछा जाएगा, जनता से नहीं पूछा जाएगा, घर घर आके तो नहीं पूछेंगे, जो प्रतिनिधि हैं संसद के वो लेंगे, उससे रिलेटेड जो भी फैसला होगा वो लेंगे। ठीक है, तो सबके कार्य अलग अलग बटे हुए हैं। केंद्र सरकार का क्या कार्य है, राज्य सरकार का क्या कार्य है। देखो जो पुलिस है वो राज्य सरकार की है, यानी कि पुलिस अपने राज्य सरकार के जो नियम होते हैं उनके अनुसार चलती है। ठीक है, तो संघ का क्या मतलब होता है, सब मैं ये बताना चाहती हूँ आपको। संघ का मतलब होता है जब किसी देश में एक से अधिक स्तर की सरकार होती है तो उसको हम संघवाद बोलते हैं। ठीक है, जैसे भारत है उसमें क्या है, 3 स्तर की सरकार है, एक केंद्र स्तर पर, मैंने अभी आपको बताया, एक राज्य स्तर पर, तीसरा है पंचायती स्तर पर। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है पंचायती राज। तो जो संघवाद होता है उसमें एक से अधिक स्तर की सरकार होती है। जैसे हमारे यहाँ है केंद्र सरकार। ठीक है, सरकार का अलग काम चलता है, राज्य सरकार अपना अलग कार्य क्षेत्र देखती है। ठीक है, और स्थानीय जो सरकार है उनको स्थानीय सरकार भी बोल सकते हैं, वो है पंचायती राज, तो वो अपना अलग देखती हैं। अब जो पूरे देश के लिए कानून बनते हैं वो उसका काम कौन देखता है, वो केंद्र सरकार देखेगी। अब देखो राज्यों की अपनी अपनी अलग अलग जरूरत होती है, क्योंकि उनकी अलग अलग भाषा है, अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, अलग अलग जरूरतें हैं, तो वो अपने हिसाब से अपने राज्य को अपने हिसाब से डील करता है वहां का मुख्यमंत्री। ठीक है, वहां के मुख्यमंत्री के पास थोड़ी सी पावरें होती हैं कि वो खुद डिसीजन ले सके कि उसे उसकी जनता को क्या चीज देनी है और क्या नहीं देनी है, किस तरह से शासन करना है। तो कुछ चीजें राज्य सरकार के पास सुरक्षित होती हैं। ठीक है, और कुछ चीजें पंचायती राज व्यवस्था के पास सुरक्षित होती हैं कि वो जहां का प्रधान है। ठीक है, पंचायती राज क्या होता है, जो गांव के प्रधान वगैरह होते हैं ना, जो चुनाव होते हैं वो होते हैं, तो जो वहां जिस स्थान का प्रधान है, जिस स्थान का वो प्रतिनिधि कर रहा है, तो वो खुद डिसीजन ले सकता है कि कहाँ पर सड़क बनानी है, किसको टॉयलेट फ्री में बनवाने हैं, किनको मकान देना है। ये मतलब ये फैसला लेने का अधिकार किसको है, राज्य सरकार को, सॉरी पंचायती राज को है। तो संघवाद क्या होता है, जहां पर एक से अधिक स्तर की सरकार होती है वहां पर होता है संघवाद। और भारत क्या है, एक संघवाद देश है, क्योंकि यहाँ पर 3 स्तर की सरकार है। कितने स्तर की है, 3 स्तर की। ध्यान रखना, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत में कितने स्तर की सरकार है, कितने स्तर की है, 3 स्तर की है। पहला कौन सा है, केंद्र स्तर, दूसरा है राज्य स्तर, तीसरा है पंचायती राज। ठीक है, अब सबके जो कर्तव्य हैं वो अलग अलग बटे हुए हैं, सबके अलग अलग अधिकार बटे हुए हैं, और अपने स्तर से वो अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई आपकी संघवाद की बात। अब दूसरा है संसदीय शासन पद्धति। अब देखिए दूसरा संसदीय शासन पद्धति है कि जो हमारा जो शासन चल रहा है हमारे देश का, वो कहां से चलता है, वो संसद से चलता है। ठीक है, और संसद के प्रतिनिधि कौन होते हैं, संसद में जो प्रतिनिधि होते हैं वो उनको जनता चुनकर भेजती है। आप लोग उनको वोट देकर भेजते हो, जो भी आपके एरिया के एमएलए होते हैं, आप उनको चुनकर भेजते हो और वो आपके लिए कानून बनाते हैं या आपकी जरूरतों का ध्यान रखते हैं। किस एरिया में कितना विकास होना है, अगर कोई महामारी आ गई है तो कहाँ कितनी दवाइयां पहुंचानी है, किस तरह से मेडिकल सुविधाएं देनी है। ठीक है, पढ़ने लिखने की सुविधा नहीं है तो किस तरह से करनी है, ये जैसे मिड डे मील की व्यवस्था चलाई गई है, तो ये सब कौन देखता है, पूरे देश को कौन देखता है, संसद देखता है। और संसद के जो प्रतिनिधि हैं वो कहाँ से आए हैं, वो आप लोगों ने चुनकर भेजे हैं, हम लोगों ने चुनकर भेजे हैं, और वो वहां से संसद में बैठकर हमारे लिए नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, और हमारी जरूरतों का ध्यान रखते हैं कि
कि कहाँ पर किस चीज की जरूरत है। ठीक है, जिस एरिया का वो एमएलए होगा वो उस ही एरिया के कार्यभार को देखेगा। ठीक है, एमएलए या एमपी क्या करते हैं, अपने अपने क्षेत्र के कार्यभार को देखते हैं और अपने अपने अधिकारों का प्रयोग करके उस एरिया को का विकास करते हैं, है ना। तो ये हो गई आपकी संसद पद्धति। ठीक है, और ये बहुत जरूरी होता है, किसी भी कोई भी देश अगर लोकतंत्र है तो उसमें आपको संसद मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा नहीं है कि वहां पर संसद नहीं होगी। ठीक है, अब जैसे अमेरिका है वो लोकतंत्र है, ठीक है, तो वहां पर संसद है लेकिन वो संघवाद नहीं है, वहां पर एक ही स्तर की सरकार है। जो कौन देखता है वहां पर, राष्ट्रपति देखता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होते हैं, उनके यहाँ प्रधानमंत्री के पास नहीं है इतनी सारी शक्तियां, वहां पर किसके पास है सारी शक्तियां, राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, तो वहां पर संसद प्रणाली है लेकिन वो संघवाद नहीं है। संघवाद कौन सा है, कनाडा है। कनाडा में 2 स्तर की सरकार है जैसे हमारे यहाँ है। ठीक है, एक केंद्र स्तर की है, एक राज्य स्तर की है। वहां पर 2 स्तर की है, लेकिन हमारे यहाँ कितने स्तर की है, हमारे यहाँ 3 स्तर की है, एक पंचायती राज भी है। ठीक है, अब देखिए तीसरा है शक्तियों का बंटवारा। ये हमारे जो संविधान है उसकी विशेषता है कि शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों के बंटवारे से मतलब है कि जो संविधान है उसने शक्तियों सबके अधिकार अलग अलग निश्चित कर दिए हैं, और कोई भी जो 3 जगह उन्होंने अधिकार निश्चित किए हैं तो सब अपने अपने अधिकार के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अब देखिए कैसे, देखो ये तो हमने देख लिया था कि शक्तियों का बंटवारा 3 स्तर पर, शक्तियों का बंटवारा कितने स्तर पर है, 3 स्तर पर है। देखो सरकार के कितने अंग हैं, 3। देखो भारत में सरकार भी 3 स्तर की है और सरकार के अंग भी कितने हैं, 3 अंग है। ठीक है, अब देखो किस तरह से है। विधायिका, विधायिका में से संबंधित कौन लोग हैं, जो संसद में बैठे हैं। ठीक है, जो संसद में बैठे हैं, जो आप लोगों ने हम लोगों ने चुन के भेजे हैं, वो कौन है, विधायिका। और विधायिका का क्या कार्य है कि जो शासन सत्ता है वो ठीक से चल रही है कि नहीं ये देखना है, और कानून बनाने हैं। ठीक है, जनता से संबंधित कानून बनाने हैं या कानूनों में छूट देनी है, ये सारा काम किसका है, विधायिका का। तो विधायिका के पास अपनी एक अलग शक्ति है कि जो जितने भी नियम कानून बनेंगे हमारे देश में वो कौन बनाएगी, संसद बनाएगी। और संसद जो है वो क्या है, हम उसको विधायिका भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा है कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या कौन होती है, जो ये नियम बनाए गए हैं उन नियमों को लागू करवाना। ठीक है, अब जैसे जो कोई अपराधी है, उसने चोरी की, अब चोरी से संबंधित जो भी नियम है वो पुलिस क्या है उनको फॉलो करवाएगी कि भाई तुम ये नियम बने हुए हैं, उस नियम के अकॉर्डिंग तुम्हें इतना जुर्माना देना पड़ेगा और इतने दिन की जेल करनी पड़ेगी। ठीक है, या फिर जैसे बैंक में आप बैंक से ब्याज लेते हो, ठीक है, तो बैंक से आपने ब्याज लिया तो बैंक के जो कर्मचारी हैं वो उन नियमों को पालन करवाएंगे जो विधायिका ने बनवाई है। ठीक है, तो जितने भी कर्मचारी हैं वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आपके कार्यपालिका के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो नियम विधायिका बना रही है उनको कौन फॉलो करवा रहा है, उनको कार्यपालिका फॉलो करवा रही है जनता से। और कार्यपालिका में कौन होते हैं, कार्यपालिका में होते हैं जैसे पुलिस है, बैंक के कर्मचारी हैं, वकील हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो नियमों का सही ढंग से पालन करवाते हैं। ठीक है, ये चीज आपने यहाँ पर देख ली। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं हम न्यायपालिका। अब न्यायपालिका का क्या काम है कि ये जो कार्यपालिका है ये इन नियमों को ठीक से फॉलो करवा रही है या नहीं, यानी कि जो कार्यपालिका है वो अपना काम ठीक से कर रही है कि नहीं, ये कौन देखेगा, ये देखेगा न्यायपालिका। न्यायपालिका में जितने भी भारतीय जज हैं वो सब आएंगी, यानी कि भारत की जितनी भी न्यायालय व्यवस्था है वो आएगी। ठीक है, अब देखो इन्होंने कोई कानून बनाया चोरी से संबंधित, इन्होंने पालन करवाया, पुलिस वालों ने या बैंक वालों ने या किसी भी विभाग में आप देख लीजिए, जैसे मरीज से संबंधित नियम बने हुए हैं या कोई भी नियम है वो किसने फॉलो करवाए, वो कार्यपालिका ने फॉलो करवाए। और देख रेख कौन करेगा, न्यायपालिका करेगी। यानी कि अब अगर किसी भी आदमी के साथ कुछ भी गलत होता है, शोषण होता है या उसको कोई समान उसको भेदभाव हो रहा है, पक्षपात हो रहा है, कुछ किसी भी तरह से किसी भी इंसान के साथ गलत हो रहा है, तो वो अपना कोर्ट में अपना केस करेगी और केस में वो न्यायपालिका ये देखेगी कि जो नियम बने हुए हैं, जो विधायिका ने नियम बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग उनको जो अपराधी है उनको सजा देगी। ठीक है, या फिर किसी का अधिकार का हनन हो रहा है, मान लीजिए किसी की जमीन है, उसका कोई उसको छीन रहा है संपत्ति को, या फिर उस पर गलत तरीके से अधिकार जमा रहा है, तो ये सब काम कौन देखेगा, न्यायपालिका देखेगी और उसके अधिकार के अकॉर्डिंग
उसको ये सुविधा देगी। कौन देगी? न्यायपालिका। अब देखो सबके काम अलग अलग है, इनका काम है कानून बनाने का, तो ये न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती कि तुम इस तरह के कानून बनाओ या इस तरह के मत बनाओ, वो नहीं बोल सकती बीच में। उनका जैसा मन करेगा, जैसा जनता की मांग होगी, जैसा डिमांड होगी जनता की, उसके हिसाब से ये नियम कानून बनाते हैं। ठीक है, अब जो कार्यपालिका जो फॉलो करा रही है वो उनका इनसे कोई मतलब नहीं है। अगर जो नियम बने हुए हैं, कोई एमपी एमएलए या किसी भी सरकारी पद पर कोई आदमी है, अगर वो गलत काम कर रहा है, चोरी डकैती कर रहा है, या उसने मर्डर किया है, या किसी की संपत्ति छीनी है, कुछ भी किया है जो नियम के विरुद्ध है, तो कार्यपालिका के लिए सब समान है। वो जो चोर है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का है, उसको जनता, उसको जो पुलिस है वो पकड़ेगी ही पकड़ेगी। जैसे कई मंत्री हैं, जैसे अभी इनकम टैक्स का छापा पड़ने की खबर बहुत ज्यादा आ रही है न्यूज़पेपर में, तो ये जो अधिकार है ये किसको है? कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत ही आएंगी ये सीबीआई जांच वगैरह या रेड मारने का काम, इनकम टैक्स का काम, ये सब क्या है? कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। तो कार्यपालिका अब स्वतंत्र है, ठीक है, चाहे वो अधिकारी है या कोई भी है, वो उसको पकड़ के लाएगी और उसने जो भी अपराध करा है उसके अकॉर्डिंग उस पर वो धारा लगाएंगी। ठीक है, अब देखो न्यायपालिका इसमें नहीं बोल सकती है कि किसको पकड़ना है, किसको नहीं पकड़ना है, किसको कितनी सजा देनी है, मतलब वो नहीं, इसके काम में वो इंटरफेयर नहीं करेगी। ये तीनों के काम बटे हुए हैं और ये तीनों ही आपस में किसी के भी काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई जज है, अगर उस जज ने किसी मुख्यमंत्री को सजा सुनाई है, ठीक है, या किसी मंत्री को सजा सुनाई है, उन्होंने देखा कि इन्होंने सरकार में बहुत घोटाला करा है, तो उन्होंने जो भी सजा सुनाई है उसके मामले में संसद नहीं बोल सकती, विधायिका नहीं बोल सकती। वो नहीं कह सकती कि भाई ये तो बहुत बड़े नेता हैं, आप इनको गिरफ्तार मत कीजिए, या इन पर जुर्माना मत लगाइए, या इनको जेल में बंद मत कीजिए। इसमें इनका कोई इंटरफेयर नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो सरकार है उसके तीन अंग हैं और तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र है, कोई किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इससे रिलेटेड नियम बने हुए हैं और वो नियम आपको कहाँ मिलेंगे? हमारे भारतीय संविधान में मिलेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि मौलिक अधिकार। देखो सब चीज के लिए नियम बन रहे हैं, अब कुछ नियम बने हुए हैं मौलिक अधिकार, यानी कि जनता को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं ताकि वो ठीक से रह सके, उनके साथ शोषण ना हो, उनके साथ चीजें गलत ना हो। ठीक है, इसलिए जब सबको अधिकार बट रहे हैं, सरकारों को बट रहे हैं, ठीक है, और विधायिका को बट रहे हैं, कार्यपालिका को, न्यायपालिका को, तो अब कौन रहेगी? जनता रहेगी। तो जनता के लिए भी जो हमारे भारतीय संविधान के निर्माता थे, उन्होंने पूरी सूझबूझ से नियम बनाए ताकि कोई भी सरकार आके उनका गलत उपयोग ना कर सके। तो ये जो नियम है वो इस तरह के बनाए गए हैं, चाहे सरकार कोई सी भी आए, ठीक है, चाहे अल्पसंख्यक लोगों की सरकार आए, चाहे जो बहुसंख्यक है उनके लोगों की सरकार आए, या किसी भी धर्म की आए, किसी भी जाति की आए, वो इन नियमों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। ठीक है, ये नियम ऐसे ही रहेंगे जैसे हैं और हमेशा रहेंगे, और इन नियमों का पालन हर सरकार करेगी। उस समय तत्कालीन जो भी सरकार होगी उसके लिए ये सब नियम क्या होंगे? समान होंगे। अब देखिए इन नियमों पर हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही है और बहुत अच्छी है, वो सीटेट के एग्जाम में कई बार आई है, तो मैं पूरे की पूरे शब्द आपको बोल के सुनाना चाहती हूँ। एक मिनट अभी बताती हूँ मैं आपको। और मैंने सीटेट के जो 2023 में एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में ये देखा था, और एक यूपीएससी के एग्जाम में भी मैंने ये लाइन देखी थी कहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि इनका दोहरा उद्देश्य है, किसका? मौलिक अधिकारों का। मौलिक अधिकारों का दोहरा उद्देश्य है हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, यानी कि चाहे नागरिक किसी भी जाति या धर्म से है, वो क्या करे, जो उसके अधिकारों का अगर कोई हनन करे तो वो क्या है, अपनी दावेदारी कर सके। पहला तो नागरिकों को ये अधिकार मिल गया कि प्रत्येक नागरिक के लिए जो नियम है वो समान है। ठीक है, और वो अगर उनके अधिकारों का हनन होता है तो वो उसका क्या कर सकते हैं? दावेदारी कर सकते हैं। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है इनका उद्देश्य? दूसरा उद्देश्य है ये अधिकार हर उस सत्ता संस्था के लिए बाध्यकारी है। ये अधिकार हर उस संस्था और सत्ता के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। यानी कि संसद, कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। यानी कि संसद में जो भी लोग बैठे हैं वो सभी इनका पालन करेंगे। ठीक है, इनको हटा नहीं सकते हैं। और ये जो संविधान, ये जो मौलिक अधिकार है, ये किसी भी स्थिति में,
क्या नहीं होंगे, ये किसी भी स्थिति में आपके हटेंगे नहीं। ठीक है, ये आपको हमेशा मिलते ही मिलते हैं। और एक ये स्वतंत्रता का अधिकार है, इसके कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो जब धारा 356 लगती है या 352 लगती है या 360 लगती है, यानी कि जो आपातकालीन स्थिति होती है, युद्ध की स्थिति होती है, उसमें जो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो कुछ आर्टिकल है जिनको सरकार ले लेती है। जैसे कुछ भी किसी भी तरह की बोल भाषण देने का अधिकार। अब मान लो पाकिस्तान से हमारा झगड़ा हो रहा है तो हम या अनमन सी हो रही है तो हम इस तरह का कोई भी बात ना बोले जिससे लड़ाई और ज्यादा भड़क जाए, या इस तरह की कोई भी वीडियो हम वायरल ना करें। तो इस तरह से जो ये स्वतंत्रता का अधिकार है, इसके कुछ आर्टिकल आपके स्थगित हो जाते हैं कुछ समय के लिए। अब देखिए मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, उनको हम विस्तार से देख लेते हैं। कि समानता का अधिकार, सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार मिला हुआ है, यानी कि सभी व्यक्ति को पढ़ने का, लिखने का, आगे बढ़ने का, नौकरियों में समान अवसर मिलते हैं और कहीं भी वो रह सकते हैं। ये सब अधिकार किसमें मिले हुए हैं? मौलिक अधिकार हमें मिले हुए हैं। और देखो शोषण, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, या इसमें हम स्वतंत्र हैं कि हम बोल सकते हैं, जैसे आंदोलन वगैरह करने का अधिकार इसी के तहत है कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम आंदोलन के द्वारा इकट्ठा होकर हम अपनी बात को रख सकते हैं। ये अधिकार हमें यहीं से मिलता है, स्वतंत्रता का अधिकार। हम स्वतंत्र हैं कि हम भारत के किसी भी कोने में जाकर रह सकते हैं। लेकिन आजकल ये जो आर्टिकल है इसका गलत उपयोग हो रहा है और इसका पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा है स्वतंत्रता का अधिकार का। क्योंकि कई जो राज्य हैं उन्होंने क्या कर रखा है कि जैसे बिहार में वैकेंसी निकली तो केवल और केवल बिहार वाले बच्चे ही फॉर्म भर सकते हैं, यूपी के, दिल्ली के, राजस्थान के, बाकी स्टेट के नहीं भर सकते हैं, जो कि ये गलत है। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि जो स्वतंत्र है हर व्यक्ति कि वो कहीं भी जॉब पा सकता है, पूरे भारत में कहीं भी रह सकता है। तो ये संविधान का जो मौलिक अधिकार है उसका एक तरह से हनन हो रहा है। सरकारें, जैसे यूपी की सरकार है, वो अलग तरह से बाउंडेशन लगा रही है कि केवल यूपी के ही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, है ना? मध्य प्रदेश की अलग बाउंडेशन लगा रही है कि केवल मध्य प्रदेश के ही फॉर्म भर सकते हैं। तो ये चीज क्या है? ये गलत है। भारत का कोई भी नागरिक है, किसी भी प्रदेश का है, वो वहां पर फॉर्म भरने की उसको इजाजत होनी चाहिए। ठीक है, इस पे जो न्यायपालिका है उसको एक्शन लेना चाहिए। ये चीज गलत हो रही है हमारे देश में। अभी हाल फिलहाल में मैंने कई स्टेट का देखा है कि वो दूसरे स्टेट के बच्चों को फॉर्म भरने से रोकते हैं। अब देखिए तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि शोषण का विरुद्ध अधिकार का मतलब है कि जैसे छोटे बच्चों को काम पे लगा देते हैं, तो क्या हो रहा है, एक तरह से 14 साल से कम, 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर अगर काम ले रहे हैं तो वो क्या है? उनका शोषण है। तो उसके खिलाफ वो मुकदमा दायर कर सकते हैं कोर्ट में कि उनका क्या है? मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। यानी कि अभी देखो सरकार ने इसीलिए इस नियम, मतलब छोटे बच्चों का शोषण ना हो सके, इसीलिए क्या किया है? ये व्यवस्था की गई है कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री में एजुकेशन देने की सुविधा दी है। इसीलिए ताकि बच्चे घर पर ना रहें और बच्चे स्कूल में कुछ भी सीखें। ठीक है? सभी बच्चों को ये अधिकार मिलना चाहिए कि वो पढ़ें, है ना? और इसका जो जिक्र है वो आर्टिकल 21 में दिया हुआ है। ठीक है? किसमें दिया हुआ है? आर्टिकल 21 में दिया गया है कि माता-पिता की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजें। ठीक है? ताकि वो 6 से 14 साल के जो गरीब बच्चे हैं वो भी शिक्षा ले सकें। ठीक है? और या फिर कोई महिला है या कोई पुरुष है कहीं काम कर रहा है, ठीक है? अगर उसके 500 रुपए बन रहे हैं तो वो कितने, जो मालिक है उसको 200 दे रहा है या 100 रुपए दे रहा है, तो वो अगर उसका कोई भी व्यक्ति शोषण करता है, मतलब जितना वो काम कर रहा है उतने उसको दिहाड़ी नहीं दे रहा है, या उसको फ्री में ही काम करवा लेते हैं कई लोग, पैसे नहीं देते हैं, थोड़ा बहुत कुछ दे दिया, अनाज दे दिया, सब्जी दे दी, बस ऐसे ही काम करवा लेते हैं पूरे पूरे दिन। तो इस तरह से अगर आप किसी के भी नागरिक के साथ गलत हो रहा है तो वो क्या कर सकता है? कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकता है कि उसको जितनी मजदूरी तय थी उसको मजदूरी नहीं मिली, या फिर उसको उन्होंने कुछ दिया ही नहीं। ठीक है? या बच्चों से किसी तरह से गलत तरीके से काम करवाया जा रहा है तो उसके खिलाफ भी मुकदमा दायर कर सकते हैं। ठीक है? अब चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वो किसी भी धर्म को अपना सकता है। ठीक है? लेकिन साथ ही साथ ये है कि आप किसी भी धर्म को मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हो। अगर आपको मजबूर किया जा रहा है, जैसे मैं हिंदू हूं, ठीक है? अगर किसी दूसरे
दूसरी कम्युनिटी के लोग मेरे पर प्रेसेस करें कि हम तुम्हें 1 लाख दे देंगे, 2 लाख दे देंगे, एक घर मकान दे देंगे, आप हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में चले जाओ। तो ये क्या है, ये मेरे मौलिक अधिकार का हनन है। इसके खिलाफ मैं उनके खिलाफ रिपोर्ट कर सकती हूँ कि भाई मैं हिंदू हूँ, मुझे हिंदू रहना अच्छा लग रहा है, तो आप किसी भी तरह से मारपीट करके या लोभ प्रतिलोभन देके आप मेरा धर्म चेंज नहीं करा सकते हो, जो कि केरल में बहुत ज्यादा हो रहा था। जो हिंदू थे उनको क्या है, ईसाई सॉरी जो ईसाई थे उनको क्या है, मुस्लिम बनाया जा रहा था, और जो हिंदू है उनको मुस्लिम और ईसाई बनाया जा रहा था। ठीक है, तो इस पर अभी एक्शन लिया गया है और इस पर रोक लगाई गई है कि किसी भी नागरिक को आप क्या है लोभ देकर कि हम आपको घर मकान दे देंगे या पैसे दे देंगे या हर महीने 5,000 10,000 इस तरह की चीजें भी चल रही हैं देश में। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं, प्रेशर नहीं डाल सकते हैं कि वो अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में आए। या मान लीजिए कोई मुस्लिम है तो हम उसको जबरदस्ती हिंदू में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ईसाई में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ये अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक अपराध कर रहे हैं। कि हमारे संविधान में ये चीज लिखी हुई है कि हम किसी के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते हैं कि वो हमारे धर्म को अपनाए, अपने धर्म को छोड़े, या उसको लोभ नहीं दे सकते हैं, उसको लालच नहीं दे सकते हैं, पैसे नहीं दे सकते हैं। उसकी अपनी इच्छा है, अगर उसकी इच्छा है वो दूसरा धर्म अपना ले, उसकी इच्छा है वो उसी धर्म में रहे। ठीक है, तो हर व्यक्ति की अपनी इच्छा होनी चाहिए, जो उसका मन कर रहा है वो करे। ठीक है, ये किस में लिखा है, हमारे संविधान में लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो सांस्कृतिक यानी कि जो अल्पसंख्यक है उनके हितों की रक्षा के बारे में भी ये यहाँ पर चर्चा की गई है कि उनको पूरा अधिकार है अपने धर्म संस्कृति की रक्षा करना। जैसे उनको ये भी अधिकार मिला हुआ है कि वो अपने धर्म की शिक्षा देने के लिए स्कूल खोल सकते हैं। जैसे हिंदुओं में होते हैं जो आदर्श शिशु मंदिर होते हैं ना, शिशु मंदिर जो होते हैं वो आरएसएस वालों के होते हैं, तो वो हिंदू धर्म के होते हैं। मुस्लिम धर्म में मदरसे होते हैं। ठीक है, क्रिश्चियनों के भी स्कूल होते हैं, सिखों के भी अलग स्कूल होते हैं। उनके जो सिखों के स्कूल होते हैं उसमें उनके धर्म से रिलेटेड भी कुछ शिक्षाएं दी जाती हैं। ठीक है, और आजकल क्रिश्चियन से रिलेटेड ज्यादा मिलते हैं स्कूल। अगर आप मॉडर्न स्कूल देखेंगे, अगर आप प्राइवेट स्कूल देखेंगे तो उनमें बिल्कुल भी किसी भी मतलब इंग्लिश में ही प्रेयर हो रही है, सारी चीजें इंग्लिश में हो रही है। अगर हिंदी आप बोलोगे तो उस पर चार्ज लगेगा, आपको फाइन देना पड़ेगा। इतना बुरा हाल है ना। ओ माई गॉड इस तरह की ही ओ माई गॉड प्लीज हेल्प मी इस तरह की पोयम सिखाई जाती है बच्चों को। मंत्र उच्चारण वगैरह ये सब नहीं सिखाया जाता है। तो ये क्या है, एक तरह से क्रिश्चियनों से रिलेटेड शिक्षा दी जा रही है, इंग्लिश को बढ़ावा दिया जा रहा है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अगर इस तरह से कोई जबरदस्ती कर रहा है तो आप कह सकते हो कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है और आपको अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप किसी भी धर्म या जाति से हैं तो आप अपने धर्म की शिक्षा ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लास्ट है आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार का मतलब ये है कि आपका इन पांचों में से यानी कि समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक और सांस्कृतिक, इन पांचों में से किसी भी अधिकार का हनन होता है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं कि आपके जो अधिकार है उसका हनन हो रहा है, आपका शोषण हो रहा है, या आपको कहीं भी नौकरी करने से रोका जा रहा है, या फिर आपको कहीं भी प्लॉट वगैरह खरीदने नहीं दिया जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप केस कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से गुहार लगा सकते हैं कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो आपको बहाल करा के देंगे। ठीक है, और जो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है इसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट होती है या आपकी हाई कोर्ट होती है वो 5 प्रकार के रिट जारी करती है आपके अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए। और बाद में सुनवाई होगी तो केस तो आप ही जीतोगे, आपके साथ जो भी गलत कर रहा होगा उसको सजा मिलेगी। ठीक है, अब देखिए लास्ट में हम देखते हैं धर्मनिरपेक्षता। देखो धर्मनिरपेक्षता क्या होती है पहले हम ये देखेंगे। ठीक है, ये चीज तो आपको समझ में आ गई होंगी ना। मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन उसमें भी आया था, टीजीटी में भी आया था, डीएसएस DSSB का जो एग्जाम हुआ था लास्ट टाइम 2000 शायद 19 में हुआ था, नहीं 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ था, तो कितनी है, 6 है। और कौन कौन से हैं ये भी पूछा जाता है, तो ये आप
विस्तार से देख लीजिए, सीटेट में भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, और ऐसा कोई भी आपको गवर्नमेंट एग्जाम नहीं मिलेगा जो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्षता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है, जबकि राज्य सभी धर्मों का पालन करेगा। अब देखो, अगर मैं राज्य शब्द बोल रही हूँ तो वहां उसका मतलब ये नहीं है कोई स्पेशल राज्य की बात कर रही हूँ। राज्य मतलब पूरा देश, ठीक है, यानी कि देश का अपना कोई नियम नहीं, कोई अपना धर्म नहीं होगा, जबकि देश क्या करेगा, सभी जो लोग हैं, जितने भी धर्म है, उन सबका धर्मों का सुरक्षा करेगा, रक्षा करेगा, और उन सबको क्या देगा, आश्रय देगा। ठीक है, अब देखिए हम इस चीज को एक चीज से और समझ सकते हैं कि जो सम्राट अशोक थे, उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था, और उन्होंने बौद्ध धर्म का बहुत जोरों से प्रचार प्रसार किया था, और उन्होंने लगभग 84,000 स्तूपों से भी ज्यादा स्तूप उन्होंने बनवाए थे। ठीक है, अब मतलब जो अशोक थे उस समय जो बौद्ध धर्म था वो चरम पे था। उसके बाद शुंग वंश आया, और पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, वो एक ब्राह्मण थे और कट्टर हिंदू थे। ब्राह्मण तो कट्टर हिंदू होते, तो हिंदू कट्टर हिंदू थे, तो उन्होंने क्या किया था, 84,000 बौद्ध स्तूपों को तोड़वा दिया था। 84,000, ठीक है, कितने ज्यादा होते हैं, 84,000 बौद्ध स्तूपों को उन्होंने क्या किया था, गिरा दिया था, हटा दिया था, और मंदिर बनवाए थे, उनको हटवा दिया था। अब बाद में देखो, जब बाद में हिंदुओं का शासन चलता रहा, और बाद में कौन आए, मुगल आए, तो मुगलों ने क्या किया, उन्होंने हिंदुओं के मंदिरों को हटवा दिया था। मंदिरों को हटवा हटवा के उन्होंने क्या किया था, मस्जिद बना ली थी, है ना। तो मतलब अगर ये धर्मनिरपेक्ष होता, भारत हमेशा से अगर धर्मनिरपेक्ष होता, तो जो अशोक सम्राट अशोक ने जितने भी बौद्ध स्तूप बनवाए, उनको शुंग वंश के जो राजा थे पुष्यमित्र शुंग, उनको नहीं तोड़वाते, है ना, क्योंकि बौद्ध, जिनका मन कर रहा है वो बौद्ध धर्म अपनाए, जिनका मन कर रहा है वो हिंदू धर्म अपनाए। अगर फिर बाद में जब मुगल आए, तो मुगलों ने क्या किया, स्तूपों को भी तोड़वाया, बौद्ध विहारों को भी तोड़वाया, मंदिरों को भी तोड़वाया, जैनियों की आस्था के जितने भी स्थान थे उनको भी तोड़वाया, सबको तोड़वाया, यहाँ तक कि उन्होंने ईसाइयों को भी नुकसान पहुंचाया जो मुगल थे। तो अगर भारत शुरू से ही धर्मनिरपेक्ष होता, तो उसकी क्या सोच होती, कोई भी शासक की क्या सोच होती, कि जो जिस धर्म में है, ठीक है, आप रहिए, और जिसको जो मानना है, जो धर्म मानना है माने, और जो धर्म नहीं मानना है वो नहीं माने। अब देखिए, आपको ये चीज समझ में आई होगी कि पहले धर्मनिरपेक्ष नहीं था, यानी कि राज्य का धर्म था। जैसे सम्राट अशोक का क्या धर्म था, बौद्ध धर्म था, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को इतना बढ़ावा दे दिया कि बौद्ध धर्म चरम सीमा पे पहुंच गया। बाद में जो शुंग वंश आया, उन्होंने हिंदू धर्म को इतना बढ़ावा दे दिया कि वो अपने चरम पे पहुंच गया, और बहुत सारे बौद्धों को दोबारा हिंदुओं में कन्वर्ट करा लिया गया। अब देखिए, जो मुगल आए, उन्होंने, उनका कौन सा धर्म था, उनका इस्लाम धर्म था, तो उन्होंने इस्लाम धर्म को इतना आगे बढ़ा दिया कि बहुत सारे धर्मों के लोगों को मुस्लिमों में कन्वर्ट करा दिया, है ना। तो उस हमारा भारत कैसा है, हमारा भारत है धर्मनिरपेक्ष, यानी कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत किसी एक धर्म को आगे नहीं बढ़ाएगा। भारत क्या करेगा, सभी धर्म को, जो भारत का संविधान है वो बोलता है कि सभी धर्मों को समान समझना है, सभी धर्मों की रक्षा करनी है। ठीक है, अब देखिए, जो भारत है उसमें बहुत सारी संख्या में हिंदू रहते हैं, लेकिन उसमें मस्जिद भी है, चर्च भी है, गुरुद्वारे भी है, ठीक है, सभी है, और सभी का सम्मान करते हैं आपस में सभी लोग, और जो सरकारें हैं वो भी सम्मान करती हैं। मेन चीज क्या है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है, कि सरकारें सभी धर्मों का सम्मान करें, और किसी भी धर्म, कोई भी काम ऐसा ना करें कि किसी दूसरे धर्म को ठेस पहुंचे। ऐसा नहीं करना है कि जैसे हिंदू, जैसे कोई राजा, कोई उसमें सत्ता में बैठ गया, अब मान लीजिए कोई मुस्लिम है जो शासक है, अब अगर भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे, सत्ता वाले बैठे हैं, वो दोबारा से मंदिरों को तोड़वाएंगे और मस्जिद बनवा देंगे। अगर कोई ईसाई वाला बैठा है, ईसाई शासक है, तो वो क्या करेगा कि सारे में चर्च बनवा देंगे, बाकी और मस्जिदों को या मंदिरों को उनको नहीं देंगे बहुत ज्यादा आश्रय। लेकिन धर्मनिरपेक्ष का क्या कार्य होता है, कि हमें क्या करना है, सभी धर्मों को समान रखना है। अब हमारे देश का राजा चाहे जो बन जाए, चाहे जो प्रधानमंत्री बन जाए, ठीक है, हिंदू बन जाए, मुस्लिम बन जाए, सिख बन जाए, ईसाई बन जाए, चाहे जो धर्म के मानने वाला बन जाए, लेकिन वो किसी भी दूसरे धर्म को
गलत नहीं ठहरा सकता है, किसी दूसरे धर्म के साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकता है, कुछ ऐसा काम नहीं कर सकता है कि उस धर्म के लोगों को ठेस पहुंचे। ठीक है, किसी एक धर्म को पीछे नहीं कर सकता है, किसी दूसरे धर्म को आगे नहीं कर सकता है। अब भारत में जितने भी धर्म हैं, भारत के जो भी अधिकारी हैं, जो भी सत्ता के लोग हैं, उनका ये दायित्व है कि वो सभी धर्मों की रक्षा करें, सभी धर्मों को बराबर समझें। ठीक है, अगर आपस में हम लोग जैसे कई बार हम लोग लड़ते हैं धर्म के नाम पर, तो सरकार की ये ड्यूटी बनती है कि दोनों को सांत्वना दे और जो समाज है उसमें शांति बहाल करे। ये ड्यूटी किसकी है? सरकार की है, ना कि ये है कि एक को अच्छा दिखाए और दूसरे को गलत दिखाए। ठीक है, या एक की तरफदारी ले कि ये धर्म वाले अच्छे हैं, ये वाले गलत है, ये काम नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का काम, धर्मनिरपेक्ष सरकार का क्या काम है कि वो सभी को बराबर सम्मान समझे और सभी के लिए क्या है, समान रूप से सोचे। ये है धर्मनिरपेक्षता। और हमारे देश में क्या चलता है? हमारे देश में धर्मनिरपेक्ष ही चलता है। और इस शब्द की इतनी ताकत है हमारे देश में, इस शब्द की इतनी ताकत है कि इस शब्द की वजह से ही हमारे देश में इतने सारे धर्म एक साथ रहते हैं। अब जैसे पाकिस्तान की बात करें तो वो एक मुस्लिम कंट्री है, तो उसमें धर्मनिरपेक्षता नहीं है। उसमें क्या है, किसको बढ़ावा दिया जा रहा है? केवल और केवल मुस्लिमों को बढ़ावा दिया जा रहा है ना। अब जैसे नेपाल है, नेपाल में क्या है, वो हिंदू राष्ट्र है, उसमें किनको आश्रय दिया जाता है? केवल केवल हिंदुओं को। वहां पर मस्जिद वगैरह ये सब बनाने का अधिकार किसी को नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन हमारा जो भारत है उसमें आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म की पूजा कर सकते हैं, किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। और इस सब का संरक्षण कौन करेगा? आप भारतीय सरकार करेगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी आपको लग रहा है कि खोल के नहीं समझाया है या कोई चीज गलत बोल दी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और ये जितनी भी साइड में वीडियो लगी हुई है ये सारी मैंने पढ़ाई है। आप 2-3 मिनट का टाइम खर्च करके इन सबको देख सकते हैं। अगर आपको नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार मेरे कहने से इन सबको देखिए और इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, और जो भी फ्रेंड आपके फ्री में एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं 6 से 10 तक की, उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना और जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।